मैं अर्पिता कुंडू मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हूँ। तो आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। आज़ाद पालवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें और हमें बताएं कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं। देखिए, मेरा नाम आज़ाद पालवा। तो मैंने पुलिस में भी जॉब किया है, लेकिन अब मैं किसान मजदूर की आवाज़ लगातार, ये किसान आंदोलन जो पिछले 2020 में हमने सरकार काले कानून लेकर आई थी, उनको लड़ाई लड़के सड़क पर वापस करवाने का काम किया। 13 महीने हमने लड़ाई लड़ी। देश के प्रधानमंत्री जो मोदी थे, उन्होंने तानाशाही दिखाई, लेकिन हमने झुकाने का काम किया। तो अब हम लगातार 868 दिन से हमारी ऊंचाने हल्के की समस्या या सामूहिक समस्या और मांग है, जिसमें मुख्य मांग है डेक्लाइट से पानी की एक रबजाय निकालने की मांग है, जिसका पानी शुद्ध कनाइड और फ्लूइड में डाला जाए, क्योंकि हमारे इलाके में पानी की बड़ी किल्लत है। यहाँ पर पानी 45 दिन में 7 दिन आता है, अगर पीछे टूट जाए तो वो 90 दिन में, यानी कि 3 महीने में 7 दिन पानी आता है। पानी की बड़ी भारी किल्लत है, इसलिए जितने भी पुराने लीडर रहे हैं, उन्होंने हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो अब हमें आशा और उम्मीद जगी है कि हमें पानी मिलेगा, क्योंकि लगातार 868 दिन से हम यहाँ पर धरनारत है और किसान मजदूर की आवाज़ बने हुए है। हमारी मांग है कि सरकारी कॉलेज भी बने, खेल स्टेडियम भी बने, साफ पानी लोगों को पीने का मिले। तो ऊपरगामी रेलवे पुल, यहाँ पर जाम लगता है, डबल रेलवे लाइन है, तो उस पर ऊपरगामी रेलवे पुल बने। और इस प्रकार की बहुत सारी के युवाओं के लिए रोजगार की समस्या है, तो एक बड़ा उद्योग इलाके के अंदर लगे। इन समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर धरनारत हैं। तो लगातार किसान की, मजदूर की, आम जनमानस की हम आवाज़ उठा रही है। तो आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, हमारे 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। तो हमने वहाँ पर देखा, गरीब आदमी इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आता है, तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं। यह तहसील है, उपमंडल कार्यालय है, एसडीएम नहीं है यहाँ पर। जब हमने धरना लगाया, तहसीलदार भी नहीं था, तो एसडीएम तो अब भी नहीं है 6 महीने से। इसलिए हम लोगों की आवाज़, जब हमने लोगों का दुख दर्द देखा, क्योंकि मैंने तो पुलिस में नौकरी की है, और पुलिस में भी मैं, देखो, मेरा नौकरी का तजर्बा तो कम है, मैं वहाँ पर एक खिलाड़ी था, तो हमने तो वहाँ पर खेल में ज़्यादा समय गुजारा है। तो मैंने 21 साल की नौकरी होने के उपरांत पेंशन ले ली थी। तो अब हम लगातार, हमने लोगों की समस्या देखी। मैं पुलिस का भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पुलिस की भी आवाज़ कोई नहीं उठाता। पुलिस, हम मानते हैं कि कई बार पुलिस भी गलतियां कर देती है, लेकिन पुलिस पर राजनीतिक दबाव होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी हाल की घटना है कि एक डीएसपी को, उसका कसूर कुछ नहीं था, सिर्फ कसूर क्या था, उसने एक राजनेता को, जो एक बड़े नेता का के राज्यपाल थे उड़ीसा के, उसका बेटा था, ना कोई संवैधानिक पद पर था, ना एमएलए था, ना एमपी था, ना कोई मंत्री था। डीएसपी को रोका उसकी वीआईपी ड्यूटी के दौरान, क्योंकि सीएम का प्रोग्राम था। सीएम की प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा को ध्यान में रखना होता है, जो लिस्ट देता है प्रशासन, उस जो उन्हीं को जाने दिया जाता, उस लिस्ट में भी नाम नहीं था, उसको रोका। सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि उसने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई, लेकिन ड्यूटी ईमानदारी से निभाने के बाद उन्होंने मुद्दा बनाया और उसको बावर्दी अपने घर बुलाकर उससे माफी मंगवाने का काम किया। जब एक उच्च अधिकारी, डीएसपी रैंक बहुत बड़ा रैंक होता है, तो बावर्दी अगर माफी मांगेगा, उसका वीडियो वायरल करेंगे, ये क्या है? ये लोकतंत्र का आनंद है। इस प्रकार से पुलिस में दबाव बहुत होता है, तो पुलिस की कोई आवाज नहीं उठाता, तो हम पुलिस की भी आवाज बनते हैं। तो अब हम कल ही डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और जो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वर्दी को इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है, तो इसकी आवाज हम कल उठाने का भी काम करेंगे। इस प्रकार से हमने जैसी समस्या, आमजन की भी समस्या देखी,
तो उस आवाज को हम लगातार, हमारे में इस चीज पैदा हुई, तो हमने तो ये अब लगातार हम जनता की आवाज बने हुए हैं। और जब लगा, हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, जब लगा हमारे खून का एक एक कतरा शरीर के अंदर है, हम सामाजिक आवाज और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। तो आपको आपके कार्य करने में मुख्य रूप से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, मुख्य समस्या तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वही टांग खींचते हैं। मेरा जीवन का तजर्बा है कि अपने लोग जिनको हम तैयार करते हैं, जिनको कुछ, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं होती है, वो कुछ सोच के हमारा साथ देते हैं, और जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है वो धीरे धीरे फिर आपस की जो गुटबंदी की वजह से वो टूटना शुरू हो जाता है। हमें सबसे बड़ी ये समस्या लगी। बाकी तो आप ईमानदारी से काम करो, लोगों का काम है, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, अपने ही लोग, मैं कहूँगा अपने ही लोग टांग खींचते हैं, उनसे भी हमने सावधान की होने रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लगातार ईमानदारी से काम करोगे, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। हमारा तो यही नारा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और आखिर में हमारी जीत होती है। चाहे हमने कोई भी काम किया, हम लड़े हैं और हमने जीत हासिल की। तो आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल या मोड़ आप हमारे साथ साझा करना चाहें? देखो, साझा तो हमने ऐसा है, हमारा तो हर एक दिन नया दिन निकलता है, तो कौन को नई बात जिंदगी के अंदर आ जाती है। हर एक दिन नए मुद्दे होते हैं, नई समस्या होती है, और हम तो सोचते हैं भाई कुछ न कुछ याद तो अभी इतना रहता है। हमने तो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, मैं क्या बताएं, एक से बढ़कर एक इस प्रकार की घटना घटी है, हमने सफलता हासिल की है उनमें। और अगर मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, वे ईमानदारी से और सच्चे दिल से कोई काम किया जाता है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कोई भी काम करो ईमानदारी से, लगन से और सच्चे दिल से। लेकिन जो ये यात्रा होती है संघर्ष की, इसमें शांति, संयम और अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति, संयम और अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। तो उदाहरण के तौर पर आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा यादगार पल बताना चाहें जिससे सब लोग प्रेरित हो सके? देखो, प्रेरित तो अब जैसे संघर्ष का रास्ता हमने चुना है, तो इसमें संघर्ष के रास्ते में तो भाई सरकारें होती है, सरकारें झुकाने का भी काम करती है, डराने का भी काम करती है, और झूठे मुकदमे, जैसे हमारे पर भी झूठे मुकदमे एक नहीं अनेकों लगे हैं। आज मेरे ऊपर 36-37 मुकदमे दर्ज है, और कई बार हमने जेल में भी की यात्रा की है। जैसे मैंने कहा कि पार्ट 1 आंदोलन था, उसकी शुरुआत में हमने जो भाई पंजाब से आए हमारे किसान भाई, उनको कि हम उनकी सेवा भाव रखेंगे, उनके प्रति उनके खाने पीने का प्रबंध करेंगे, उसको लेकर हमने यहाँ पर बहुत बड़ी पंचायत बुलाई थी जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी। तो उसमें हमने फैसला लिया था कि भाई उनकी सेवा करेंगे, पंजाब के भाई आए हैं, किसान आए हैं। तो उसी दौरान मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, कोई मुकदमा नहीं था, कोई बात नहीं थी, सिर्फ सेवा भाव के कारण ही। तो हमने 10 दिन की हम जेल की यात्रा करे, हमारे को वहां पर उस टाइम बड़ी यातनाएं दी गई, क्योंकि कोरोना काल का समय था। बंद कोठड़ियों में 10 दिन के बाहर निकाले हमारे को। 10 दिन बंद कोठड़ी, जो कहूँ मैं 8x8 की कोठड़ी थी, और उसमें 5 आदमी हम अंदर पिट कर रखे थे। तो इस प्रकार की घटना बहुत सारी, कई बार मौका मिला झूठे मुकदमे। दूसरे चौटाला ने मैराथन रेस दौड़ का आयोजन किया, तो हमने उसके बराबर सद्भावना यात्रा निकाली। तो दूसरी चौटाला ने भी हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का काम किया। भाई अगर आप संघर्ष करोगे तो आपने ये तो सहनी पड़ेगी, ये चीजें बहुत सारी इस प्रकार की है। और जब नौकरी के दौरान भी मैं नौकरी करता था तो जयप्रकाश के साथ था, उस दौरान भी 2003 में हमारे को झूठे मुकदमे फंसा कर 45 दिन की जेल कटवाई। तो ये अगर संघर्ष का रास्ता है तो आप बार बार जेल जाना पड़ेगा, इन चीजों से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये यादगार की बात है भाई, यादगार तो ये जेल की जो होती है वो यादें रह जाती, बातें दूसरी भी बहुत सारी इस प्रकार की बातें हैं। भाई हमने बहुत सारे इस प्रकार के लोगों की समस्याओं को दूर कराने का, ये लंबी बातें हो जाएगी।
लेकिन काम किया है। हम लड़ते हैं और भाई संघर्ष का रास्ता है तो उसमें हमें जीत भी मिलेगी, इसलिए कभी हार भी मिलती है तो हार जाते हैं तो उससे हमें सीख मिलती है, और जीत मिल जाते हैं तो खुशी मिलती है। इसलिए आदमी ने घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि कहावत है कि जीतोगे तो खुशी मिलेगी, हारोगे तो सीख मिलेगी, इसलिए लड़ता रहना चाहिए। और हमारा यही नारा है, अब तो जय जवान जय किसान, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपका कोई ऐसा अभियान जिस पर आपको गर्व है? गर्व तो देखो, अभी हमने ये मुद्दा उठा रखा है किसान मजदूर का, और समय समय पर कुछ मुद्दे हमने हल भी करवाए हैं। 868 दिन से हमें बैठे हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी थी, हमने धरना लगाया तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी पूरी हुई। यहाँ पर बस स्टैंड है उचाना के अंदर, वो कंडम घोषित कर रखा था, हमारे धरने की वजह से आज उस पर सुचारू रूप से चल रहा है। तो बहुत सारे इस प्रकार के बहुत सारे काम है। जैसे फसल के टाइम में जीरी नहीं बिकती, हम वहां पर मंडी में जाके जीरी बिकवाने का काम करते हैं। और फसल है उसमें भी हमारा प्रेशर, पीछे मंडी के जो अपने दुकानदार भाई है वो किसानों का एक तरफ से शोषण कर रहे थे। दवाई खाद के साथ बीज और दवाई लगाते थे जबरदस्ती। हमने जैसे ही पता चला, हमने 2 दिन का धरना लगाया, हमने वो बंद करवाया सिस्टम। तो आज ये यादगार इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो संघर्ष का रास्ता है वैसे तो कठिन है, क्योंकि इसमें आपने कुछ अच्छे कहेंगे जे बहुत सारे लोग बुरे भी कहना, क्यों जिनका नुकसान होगा इस प्रकार से, जिनकी जो जेब पर डाका डालते हैं गरीब आदमी का, और जिनकी कमाई बंद हो जाते हैं वो तो आपको पूरा बताएंगे, वो गलत भी प्रचार करेंगे। पीछे तोल का बड़ा भारी, यहाँ पर एक गेहूं तुलाई में बड़ा अंतर था, काफी चूना लगा रहा किसानों का, हमने उसकी आवाज उठाई। इस प्रकार की बहुत सारी आवाजें हमने उठाने का काम किया। महिलाओं का शोषण था कि दूसरे चौटाला के टेप पे 76 की महिलाएं ज्ञापन देने के लिए गई, उसने वो रात के नशे में अंधा था, उसने ज्ञापन लेने की बजाय उनको थाने में बंद करवाने का काम किया। 6 घंटे बाद जैसे ही हमें पता चला, हमने थाने के अंदर धरना दे दिया। ये यादगार पल है। तो हमारी महिलाएं थी 50-60 महिलाएं, उनका कौशल रोजगार के नाम पे, और बच्चों को ये जैसे बैंक से लोन दुआ देते हैं उसके नाम पे बड़ा भारी शोषण हो रहा था। किसी से 40,000, किसी से 50,000 गरीब महिलाओं से ऐठे हुए थे। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो राजनेता थे उनका संरक्षण प्राप्त था। वो हमारे धरने पर आई, हमने उनकी आवाज बनी, हमने उनको जिन्होंने शोषण किया था उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने का काम किया। इस प्रकार के बहुत सारे काम हम लगातार करवाते रहे। ये सभी यादगार है। यहाँ पर एक घोटाला हुआ था किसानों के साथ, मुआवजा घोटाला 2 करोड़ का, जो जिसमें 1 करोड़ 25 लाख की तो रिकवरी भी हुई है। वो घोटाला उजागर करवाने का काम किया। हमने 39 करोड़ पीछे मुआवजा दिवाने का काम किया। इस प्रकार के बहुत सारे, ये हमारे तो अब यही है यादगार पल। तो आप जमीनी स्तर से काम करते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, तो उस समुदाय पर आपके इन कामों का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव तो यही है कि हमें खुशी मिलती है। हम ये नहीं देखते भाई पीछे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, हम काम में विश्वास रखते हैं। प्रभाव तो अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा प्रभाव मिलेगा आपको। गांव में जाते हैं, जब कोई मिलता है तो ये बताता मैंने आपने मेरा ये काम करवाया, वो काम करवाया, इस बात से खुशी मिलती है। और लोग हमारी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, और ये मान सम्मान का सारा रोड़ा है। इसीलिए हम लगे हुए हैं और हम लगातार आगे भी लगे रहेंगे। तो आप लोगों को अपने मिशन में शामिल करने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करते हैं? देखो, मिशन में शामिल अगर आप अच्छा करोगे नहीं, लोग तो जुड़ते जाते हैं। अकेले घर से निकलोगे तो कारवा अपने आप बढ़ जाएगा। अगर अच्छा करोगे तो लोग अच्छा कहेंगे, बुरा करोगे तो बुरा कहेंगे। तो ये तो मिशन तो आप लगे रहो, अपने आप जुड़ जाते हैं। अब हम लग रहे हैं तो अपने आप जुड़ जाते हैं, और अपने आप ही लोग साथ देते हैं, और सहयोग भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। जो युवा सामाजिक कार्य और एक्टिविटीज में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हमारी तो यही सलाह है भाई, ईमानदारी से जो भी आप
देखो, अब तो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार जी। की। युवाओं के तो लिए तो रोजगार की समस्या है, रोजगार है ही नहीं। सरकार कोई ना तो युवाओं के लिए काम कर रही, ना कोई पॉलिसी बना रही। सरकार ये कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, सरकार ये कहती है कि पकौड़े तलो। तो ये आज युवाओं को बड़े सोच समझ कर चलने का काम है। हम तो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ तो हम युवाओं को जोड़ते भी नहीं, क्योंकि उनका अपना भविष्य है। उन्होंने तो मेहनत से, अब युवाओं को पढ़ाई करने की जरूरत है या अपने रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी हम तो यही कहना चाहते हैं कि जहां भी जो भी काम का बीड़ा उठाओ वो ईमानदारी से, संयम से और अनुशासन में। संयम, ईमानदारी और अनुशासन ही आगे बढ़ाते हैं। युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज सरकार ने तो रोजगार खत्म कर रखा है, लेकिन सरकार से भी कहना चाहते हैं भाई युवाओं के रोजगार का प्रबंध सरकार ने करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही। नौकरी की बात है, जहां पर आपने देखा होगा कि डी ग्रुप की नौकरी जब इलेक्शन था जब निकाली थी, उसका ड्रामा इतना भारी कराया। उसके बाद सी ग्रुप की तो आज तक भी नहीं निकाली। सरकार को साल भर से भी ऊपर हो गया अपने। इसलिए सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। सीसी ई का पेपर होना है, वो भी नहीं सरकार पेपर दे रही। ये तरह तरह की कंडीशन इस प्रकार की जो दी। दूसरी तरफ जो युवा खेलों की तरफ भी ध्यान देते थे और स्टेडियम भरे रहते थे। पुलिस फौज की भर्ती के लिए पुलिस की कोई अभी भर्ती हुई नहीं। फौज में युवा जाते थे हमारे, उनके लिए वहां पर अग्निवीर योजना लेकर सरकार आएगी। इसलिए वो भी 4 साल के बाद फिर वापस आना पड़ेगा। हताशा और निराशा युवाओं में है, लेकिन इस मौके पर युवाओं को तो संयम से काम लेना चाहिए और अपना खुद का कोई रोजगार, या हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अपना खुद का धंधा युवाओं ने अपनाना चाहिए। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि आप पर झूठे मुकदमे भी होते रहे हैं और कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा, इस मुश्किल घड़ी में आप खुद को कैसे प्रेरित रखते हैं? देखिए, इसमें तो जो बुरा समय आता है जब आदमी ने हंस बोल के ने काट लेना चाहिए। हमारे अंदर तो ना कोई बैल है, रोटी जेल में मिले, रोटी का रखा हुआ, तो हमें तो कोई समस्या इस प्रकार की आई नहीं। हाँ, ये जरूरत है मानसिक तकलीफ होती है। अगर आप उस टाइम परमात्मा को याद करो और प्रभु के गुण गाओ और अपने मन में शांति रखो। मन में शांति हो जो कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहां पर मानसिक परेशानी होती है। शारीरिक तो कोई परेशानी नहीं, मानसिक मन आपका अगर चंचल नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बुरा टाइम आ जाता है इस प्रकार का, तो मानसिक शांति धारण करके ना बुरा टाइम काट लेना चाहिए। हमने काटा भी। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, आखिरी हमारा तो ये संदेश है कि आज जो ये सरकारें हैं, ये कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में नीतियां बना रही। गरीब का या मजदूर का या किसान का या मध्यम वर्ग के लिए कोई भी उनके हित की कोई नीति नहीं बनाई है। तो ये सरकार बुरे दौर से देश गुजर रहा है। चाहे बॉर्डर की बात हो, अशांति हर एक जगह है। तो ये बिल्कुल सूझबूझ और संयम का समय है। ये बुरा टाइम है, इसको शांति संयम से हमें काट लेना चाहिए। और जैसे सरकार हमारे साथ ये गलत व्यवहार कर रही है मध्यम वर्ग के साथ, गरीब मजदूर किसान के साथ, तो उसी प्रकार से हमने भी संगठित होकर न सरकार से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज संगठित होने की जरूरत है और सरकार की जो चालें हैं उनको समझने की जरूरत है। क्योंकि सरकार चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जातियों में और धार्मिक मुद्दों में उलझाकर सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए हमारे वोट हथियाना चाहती है। इस सरकार के कुचक्कर से हमें निकलने की जरूरत है। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, कि जो सरकार की नीति है, फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों के टाइम भी थी, मुसलमानों का राज था जब हिंदुस्तान में, उस समय भी थी, और आज उससे भी ज्यादा आज हमारे अंदर इन्होंने फूट डाली और उस फूट का परिणाम है कि हमारे ऊपर ये राज कर रहे हैं। इसलिए इस कुचक्कर से निकलने की सख्त जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला।
तो ये थे आज़ाद पालवान जी, जिन्होंने अपने सफ़र और अपने संघर्ष के बारे में हमें बताया। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।